Assalamualaikum friends, I hope you are doing well. So KPK की फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक है जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेल वॉल के बारे में डिटेल इसमें जो है समझाया था। और अभी जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो आई होप कि आपने वो प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। सो चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है ऑफ द एनिमल सेल। ये सेम लाइन थी जो कि मैंने आपको बताया था जब मैं सेल वॉल बता रही थी कि जब आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल पूछे देन आपने ऑप्शन पिक करना है सेल वॉल। अगर आउटर बाउंड्री एनिमल सेल पूछे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, plasma membrane is also known as cell membrane. The plasma membrane is the outermost boundary of the animal cell and inner to cell wall. और ये जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इनर होती है, अंदर की तरफ होती है सेल वॉल के इन प्लांट सेल में। मतलब जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री सेल वॉल होती है और सेल वॉल से पहले मीन अंदर की जानिब जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इन प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन इज़ केमिकली कंपोज ऑफ लिपिड 20 to 40% एंड प्रोटीन 60 to 80%। ठीक है, ये आपने परसेंट याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन जो केमिकली तौर पर जो कंपोज हुई होती है, जो बनी होती है, वो लिपिड की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज़ केमिकली कंपोज ऑफ लिपिड्स, मीन लिपिड्स उसमें 20 to 40% होता है और प्रोटीन 60 to 80% होता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन और लिपिड्स है। इन एडिशन देयर इज स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, और मतलब इसके साथ जो है थोड़ी अमाउंट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट टू द एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बहुत से बायोलॉजिस्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन। मीन इस पर बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है सेल मेम्ब्रेन। किसी ने कौन सी थ्योरी दी तो किसी ने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया सेल मेम्ब्रेन को। सो वो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन साइंटिस्ट आए, किसने अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा। सो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ रिवील्ड दैट लिपिड बाइलेयर इज़ नॉट सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। तो पहले ये कहा जाता था कि मतलब ये जो लिपिड बाइलेयर होते हैं ना, ये सैंडविच की तरह होता है प्रोटीन लेयर ना, टू प्रोटीन लेयर की तरह। तो फिर अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इन्होंने जो है ये रिवेलेट किया कि लिपिड बाइलेयर इज़ नॉट सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर, कि लिपिड बाइलेयर जो है वो सैंडविच नहीं है दो प्रोटीन लेयर के दरमियान। इन 1972 सिंगर नाइट्रोजन प्रपोज अ मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल फॉर मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये दो साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट के नेम आपने याद रखने हैं। और कौन सा मॉडल दिया था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। दिस मॉडल इज इन द एग्रीमेंट विथ फोटोग्राफ ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो मॉडल था ये एग्रीमेंट था। ठीक है, किसके साथ? जो फोटोग्राफ थी ना सेल मेम्ब्रेन की, किसके ज़रिए वो फोटोग्राफ सेल मेम्ब्रेन की ली जा सकती है? जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही ली जा सकती है। ठीक है, क्योंकि एक वही माइक्रोस्कोप है जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, सो फोटोग्राफ के साथ जो है इस एग्रीमेंट किया। जो फोटोग्राफ थी सेल मेम्ब्रेन की, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ली गई थी। ठीक है, दिस मॉडल एक्सप्लेन दैट द मेम्ब्रेन इज़ लाइक अ सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन आर फ्लोटिंग। तो ये जो मॉडल है ना, ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये कहता है कि जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन मीन सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लाइक अ सी है। वो समझ ले कि लाइक अ सी ऑफ लिपिड है। ठीक है, मतलब वो एक दरिया है लिपिड का। ठीक है, इन विच प्रोटीन आर फ्लोटिंग, जिसमें जो है प्रोटीन जो है वो क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन बह रहे हैं। ठीक है, सो ये लाइन आ सकती है कि किस मॉडल से रिलेटेड है। तो अपने फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, किस साइंटिस्ट के नेम यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सन याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, रोल ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हो जाएगा। ठीक है, KPK की बुक से है ये। और वैसे KPK के स्टूडेंट जो है उनको पेशावर साइड पे जो लोग हैं उनको तो शायद समझ आ रही हो जो स्पीक कर रही हूँ मैं उर्दू लैंग्वेज। लेकिन जो नॉर्थ राजस्थान के हैं स्टूडेंट, अगर वो इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनको शायद प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो है ना
उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम फेस होती है, आई नो। सो अगर वो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो देख भी रहे हैं या नहीं, अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको उर्दू जो है सही समझ नहीं आ रही, ठीक है, ये प्रॉब्लम फेस हो रही है उनको, ठीक है, सो फिर वो मुझे कमेंट करें इस वीडियो कि कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाले कि हमें जो है उर्दू को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ आई लिव इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान और हमने कभी सुनी नहीं, ठीक है, सो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, और फिर मैं आप लोगों के लिए आप ही की ज़बान में वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मैं भी नॉर्थ वज़ीरिस्तान से ही हूँ और मुझे आती है आपकी ज़बान। हाँ, वैसे इतनी अच्छी नहीं आती होगी जितने आप लोग घर में बोलते होगे, लेकिन आपकी समझ आ जाएगी वो, ठीक है। सो आप लोग फिर मुझे कमेंट कीजिएगा अगर नॉर्थ वज़ीरिस्तान के स्टूडेंट देख रहे हैं और उनको उर्दू इतनी प्रॉपर नहीं आ रही समझ मेरी, मतलब जो मैं बोल रही हूँ इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उर्दू समझने में प्रॉब्लम है आपको। इन केस अगर ऐसे स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो अपना कमेंट डालें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि यस मैम, हमें समझ नहीं आता इस तरह से, आप हमें अपनी ज़बान में जो है, मतलब हमारी ज़बान में हमारे लिए अलग लेक्चर तो बनाए ना, तो फिर मैं आप लोग के लिए अलग बनाऊंगी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं। लेकिन जो यहाँ कराची के स्टूडेंट या मेरी फ्रेंड्स वगैरह देखेंगे ना, तो वो ठीक है, सो वो ना देखें, फिर उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो आप लोग मुझे फिर कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, हम कहाँ पे थे? वैसे पेशावर साइड वाले जो लोग हैं उनको तो समझ आ जाएगी, क्योंकि वो लोग वहाँ पे तो ना मतलब होते हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग होते हैं, वो बोलते भी हैं। अच्छा, रोल ऑफ प्रोटीन, द प्रोटीन आर नॉट अरेंज इन शीट। तो प्रोटीन ही कह रहे हैं कि मतलब प्रोटीन जो है ना वो शीट की तरह अरेंज नहीं होते हैं, बट एज ग्लोब्स ऑफ प्रोटीन विच आर फ्लोटिंग अबाउट इन दी सी। ये कह रहे हैं कि ग्लोब्स ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं सी में, जैसे मैंने बताया इन द सी ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, मतलब ये जो मॉडल था कि सी ऑफ लिपिड होता है, तो यही कह रहे हैं कि ये फ्लोट करते हैं in the sea of lipid molecule. Some protein extend completely through the double layer of lipid from one side to the other. इसमें कह रहे हैं कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं कम्प्लीटली थ्रू दी डबल लेयर होती है ना लिपिड बाई लेयर, तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं कम्प्लीटली थ्रू दी डबल लेयर ऑफ लिपिड फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक साइड से दूसरी साइड पे निकल जाते हैं, मतलब वो पूरी तरह से उस लिपिड बाई लेयर के अंदर जो है एक्सटेंड कर जाते हैं, और दोनों मतलब कम्प्लीटली एक्सटेंड कर जाते हैं, ठीक है, एक साइड से दूसरी जानिब, एक जानिब से दूसरी जानिब, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एंड आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो उन प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। सम अदर प्रोटीन आर स्मॉलर एंड आर प्लेस अमंग दी फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल। और कह रहे हैं कुछ दूसरे प्रोटीन होते हैं जो कि छोटे होते हैं, वो प्लेस होते हैं किसके साथ, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। दे आर वन साइड ऑफ द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ मतलब फिर ये दीज आर प्रोटीन, जो छोटे प्रोटीन होते हैं वो कह रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के साथ प्लेस हुए होते हैं और वो एक साइड पे होते हैं, ठीक है, एक साइड ऑफ मेम्ब्रेन के, मतलब मेम्ब्रेन की दो लेयर्स होती है ना, तो उस किसी भी साइड पे एक साइड पे होते हैं वो, तो ऐसी प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, अगर एफएससी के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट भी या फर्स्ट ईयर का भी देख रहा है तो उसके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस भी आ जाता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन किसे कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक्सटेंड आउट फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो एक्सटेंड आउट फ्रॉम द जो आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन से वहाँ से जो है एक्सटेंड आउट हो जाता है, एंड आर अटैच ईथर टू मेम्ब्रेन लिपिड। और क्या करता है कि वो अटैच हो जाता है मेम्ब्रेन लिपिड, जैसे कि मेम्ब्रेन जो मैंने जैसे आपसे कहा कि लिपिड बायलेयर होती है ना, तो यही कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो एक्सटेंड आउट हो जाता है कहाँ से, जो आउटर सरफेस है ना मेम्ब्रेन की, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट बाहर मतलब निकल आता है और वो अटैच हो जाता है, जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं ना जो मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं उसके साथ अटैच हो जाता है। तो आपने ग्लाइको प्रोटीन के बारे पढ़ा होगा, जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से मिलेगा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे, तो एज ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। इस तरह से ग्लाइकोलिपिड्स भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आउट मेम्ब्रेन से आउट करके और अटैच हो जाता है लिपिड से, देन फॉर्म करता है ग्लाइकोलिपिड, तो एज ग्लाइकोलिपिड्स वो पाया जाता है। और टू प्रोटीन एज
ग्लाइकोलिपिड। तो यही कह रहे हैं कि और इस तरह से जो है ज़ाहिर सी बात है मेम्ब्रेन पे सिर्फ लिपिड्स तो मौजूद नहीं होते, प्रोटीन भी होते हैं। तो इस तरह से अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से करेगा तो हैज़ ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, और अगर वो क्या करेगा प्रोटीन से अटैच होगा तो फिर क्या ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। ठीक है, सो इस तरह से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी आपको मेम्ब्रेन की सरफेस पे मिल जाते हैं। सो ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे केपीके की बुक में मेंशन किया है, जबकि सिन टेक्स्ट बुक में इतना अच्छा नहीं मेंशन किया था। और क्योंकि मैंने सिन टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, मैं कराची से हूँ, वहाँ पे जो है हम सिन टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो उसमें इतनी अच्छी तरीके से नहीं मेंशन किया था। तो अगर सिन स्टूडेंट देख रहे हैं तो यहाँ से इसको ज़रूर रीड कीजिएगा, बल्कि मैं रीडिंग करवा रही हूँ। और वैसे वो ख़ुद भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रही हूँ, मैं ये पहली दफ़ा मैं बस PDF ओपन करती हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ और पढ़ाना स्टार्ट हो जाती हूँ। और ये मैं आपको फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले ख़ुद पढ़ती हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इसका मतलब आप खुद ही समझ लें कि जब मैं पढ़ सकती हूँ, जब मैं आपको समझा सकती हूँ, तो सिंध वाले ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ टफ, क्योंकि ये बुक्स, ये जो हम कहते हैं केपीके की बुक, बलूचिस्तान की बुक, भाई एक चीज़ है। सेल वॉल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता है, सेल वॉल क्या होती है, क्या कंपोजिशन होती है, बस उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, माइक्रोमीटर का हो सकता है, थिकनेस का हो सकता है, बाकी तमाम चीज़ें सेम होती है। ठीक है, तो ये राइटर पर डिपेंड करता है। बाकी इस वजह से कहते हैं कि मतलब कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, बुक्स सेम ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा कहीं अच्छा एक्सप्लेन किया होता है। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि ये अच्छा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है, आपको समझा रही हूँ तो मैंने पढ़ लिया, तो ये मैं कह रही हूँ कि अच्छा एक्सप्लेन किया है ना। अब देखो मैंने अभी पढ़ा है ना ये, और मैंने सिन पहले से पढ़ी हुई है, तो इस वजह से मुझे डिफरेंस पता चल रहा है कि ये थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, आप लोग खुद ही भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बस मसला आप लोग को वहाँ आता है जहाँ पे आपको समझ नहीं आती ना, तो फिर आपकी कॉन्सेप्ट बनाने की नीड होती है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया पूरा बहुत, जिससे कि मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिखा दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल ऑफ प्रोटीन में। अब पढ़ते हैं रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो मैंने आपको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड किस तरह से बनते हैं वो तो बता दिया, अब इसका रोल क्या है। सेकेंड क्वेश्चन यही अराइज होता है, what is the role of these lipid and glycoprotein. So let's see, lipid, protein and carbohydrate. Lipid, protein, carbohydrate are responsible for functional diversity of the membrane. ये कह रहे हैं कि लिपिड, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फंक्शनल डाइवर्सिटी जो होती है मेम्ब्रेन की, उसके लिए। लिपिड बायलेटर makes the membrane differentially permeable membrane that allow the transport of non-polar material across it. ये कह रहे हैं कि जो लिपिड बाइलेयर होती है ना, वो क्या करती है कि वो परमेबल होती है, परमेबल बैरियर होता है किसके लिए, अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर मटीरियल। जो नॉन पोलर मटीरियल होता है ना, वो उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट, मतलब उसकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है, उस लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस। एंड प्रिवेंट आयोनिक मटीरियल्स, लेकिन वो प्रिवेंट करता है किसको, आयोनिक मटीरियल को प्रिवेंट करता है, तो ये आपने याद रखना है। मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन दी अदर्स हैंड मेक्स इट सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है ना, दूसरी तरफ जब हम मेम्ब्रेन प्रोटीन को देखें तो वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जबकि लिपिड बाइलेयर कौन सी है, डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन है। डिफरेंशियली मीन वो नॉन पोलर को अलाउ करती है, आयोनिक मटीरियल्स को या पोलर को अलाउ नहीं करती। ठीक है, ये आपने याद रखना है, या मैं हाईलाइट कर दूँ यहाँ पे आपको, ये आपने याद रखना है। ये जो लाइन है ना, ओहो, ये लाइन आपने याद रखनी है, ठीक है, कि ये डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन होता है क्योंकि ये नॉन पोलर को अलाउ करता है, पोलर आयोनिक प्रोटीन को प्रिवेंट करता है, लिपिड बाइलेयर। जबकि मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है, दूसरी तरह का मेम्ब्रेन को, तो ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, डेट सेलेक्ट मटीरियल अकॉर्डिंग टू सेल नीड। ये क्या करती है, सेलेक्ट करती है मटीरियल को, सेलेक्टिवली परमेबल मीन ये सेलेक्ट करती है किसको, मटीरियल को, अकॉर्डिंग टू सेल नीड, के सेल को अगर नीड है तो ये उस चीज़ को सेलेक्ट करेगी। ठीक है, इफ़ ग्लूकोज कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल इज़ प्रॉपर, अगर ग्लूकोज फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जो है इनसाइड द सेल वो क्या है, प्रॉपर है, ठीक है, नो मोर ग्लूकोज कैन एंटर द सेल। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगी,
ये जो है क्योंकि सेल को नीड ही नहीं है, इनसाइड द ग्लूकोज जो है वो प्रॉपर है, जितनी होनी चाहिए उतनी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है, तो फिर ये जो है उसको मतलब जाहिर सी बात है सेल को नीड नहीं है, तो नो मोर ग्लूकोज कैन इंटर दी सेल, इंटर दी सेल, ठीक है। तो ग्लूकोज को ये इंटर होने से बचाएगी, ठीक है। एक्सटेंसिक प्रोटीन फंक्शन एज रिसेप्टर, जो मैंने ऊपर आपको एक्सटेंसिक प्रोटीन का बताया था, जो कि सिर्फ वन साइड पे प्रेजेंट होते हैं लिपिड बाइलेयर के ना, तो वो एक्सटेंसिव प्रोटीन होती है, मैंने आपको बताया था। तो वो जो एक्सटेंसिव प्रोटीन होती है वो फंक्शन करती है एज रिसेप्टर। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन सी प्रोटीन फंक्शन करती है एज रिसेप्टर। तो एक्सटेंसिव प्रोटीन फंक्शन एज रिसेप्टर डेट रिसीव द स्टिमुलाई, ये क्या करती है, रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करती है, ठीक है। और ये रिसीव करती है स्टिमुलाई फॉर द एनवायरनमेंट से, ठीक है। इन्वायरमेंट से जो भी स्टिमुलस इसको मिलता है उसको ये रिसीव करती है एंड थस इन्फॉर्म दी सेल टू रिस्पॉन्ड, और फिर उस जो स्टिमुलाई है वो जो है उसको इन्फॉर्म करती है सेल को कि वो रिस्पॉन्ड करे, मुझे ये स्टिमुलस मिला है, और सेल को कहते हैं कि अब आप रिस्पॉन्ड करें इसको, ठीक है। सो ये एक्सटेंसिव प्रोटीन का एज रिसेप्टर काम है। इंटीग्रल प्रोटीन आर कॉल्ड एज परमेजेस रेगुलेट डिफ्यूजन। अब ये कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं ना, इंटीग्रल उसे हमेशा से परमेजेस कहते हैं, रेगुलेट डिफ्यूजन वो रेगुलेट, इंटीग्रल मीन इंट्रिंसिक, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन भी नहीं लिखी थी कैसे रिसेप्टर फंक्शन कर वो करता है, सिंटेक्स में आई थिंक ये लाइन भी नहीं है। इंटीग्रल प्रोटीन जो है आर ऑल्सो कॉल्ड परमेजेस, ये वाली लाइन भी नहीं है। सो आप लोग इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओह शिट, तो पता नहीं ये पेन क्यों नहीं चलता यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन को हमेशा परमेजेस भी कहा जाता है क्योंकि ये रेगुलेट करता है कि इसको डिफ्यूजन को, ऑस्मोसिस को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर आयोनिक मटेरियल, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन जैसे मैं बताया था कि वो वन साइड टू अनदर साइड जो है बिल्कुल एक्सटेंड हो जाती है कम्प्लीटली ना लिपिड बाइलेयर में, तो फिर वो उससे क्या होता है, डिफ्यूजन होती है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और आयोनिक मटेरियल के लिए, ठीक है। सो ये जो है सब जो है इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू ही होता है सब कुछ, और इसको जो है हमेशा से परमेजेस भी कहते हैं, तो ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। वैसे इस तरह से फिर से वो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया पूरा। अब हम चलते हैं आगे। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लाइको प्रोटीन, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं सच एज ग्लाइकोलिपिड और एंड ग्लाइकोप्रोटीन प्रोवाइड्स रिसेप्टर्स साइट्स दैट रिसीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। अब ये कह रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है आउट कर जाते हैं मेम्ब्रेन से और लिपिड्स के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं, जिसे कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करते हैं डेट रिसीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, और ये रिसीव करते हैं मुख्तलिफ टाइप के जो स्टिमुलस है, लाइक हार्मोन रिसेप्टर साइट, ये हार्मोन रिसेप्टर साइट के तौर पे भी एक करते हैं, रिसीव मोर इम्पल्सेस, और रिसीव करता है बहुत ज़्यादा इम्पल्सेस, रिकग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन एंड फूड मटेरियल, थस इन्फॉर्म द सेल फॉर रिस्पॉन्स। सेम ये भी करता है कि ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है और एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है, फूड मटेरियल को, और इन्फॉर्म करता है सेल को कि वो रिस्पॉन्स करे। तो आपने ये याद रखना है, हार्मोन रिसेप्टर साइट के तौर पर ये एक्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है क्योंकि ये सारी बातें जो है सिन टेक्स्ट बुक में इतनी क्लियरली मेंशन नहीं है। अच्छा, आगे कहाँ पे थे, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइट। अभी कह रहे हैं जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका दूसरा फंक्शन ये है कि वो हमेशा से रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंडोसाइटोसिस के लिए, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में क्या आ जाते हैं एग्जाम्पल, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होते हैं, ईटिंग ऑफ द सेल, जो सेल की ईटिंग होती है वो फेगोसाइटोसिस होती है। पिनोसाइटेड, ड्रिंकिंग ऑफ द सेल, ठीक है, जो हम कहते हैं कि ड्रिंकिंग जो होती है सेल की उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। थस ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट एज सेल सरफेस मेकर, ये एज एमसीक्यूज आ चुका है और आ भी सकता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये जो है सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पर होते हैं, ठीक है, एक्ट करते हैं। सो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा।
अच्छा, तो दूसरा काम क्या बताया कि मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट हमेशा से रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस की दो टाइप हैं, ठीक है। जब सॉलिड मटेरियल को सेल इंटेक करता है तो उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं, जब लिक्विड मटेरियल को इंटेक करता है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। सो दो फंक्शन हो गए, एक तो हार्मोन सिस्टम साइड के तौर पर एक्ट करता है, दूसरा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोसाइटोसिस के लिए, ठीक है। इस वजह से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं कि सेल सरफेस मार्कर है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। रोल क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अंडरलाइन कर ले, ओनली अबाउट 7 नैनोमीटर वाइड, और इसकी जो वाइडनेस है वो कितनी है? 7 नैनोमीटर। बट इट प्रेजेंट बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ आयन, लेकिन इसमें फिर भी प्रेजेंट है बैरियर। जो मूवमेंट ऑफ आयन या मॉलिक्यूल के लिए ना एक बैरियर प्रेजेंट है, पार्टिकुलरली पोलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड विच आर रिपल बाय नॉन पोलर। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ अब इससे पहले के जो पोलर होते हैं ना, पार्टिकुलरली पोलर, जिसे पोलर में आ जाते हैं वाटर सॉल्युबल पोलर मॉलिक्यूल, वो होते हैं, ये तो आपने केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि जिसमें पोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जिसमें पोल प्रेजेंट होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, यू नो, ठीक है। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, ये जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये क्या होते हैं? ये रिपेल होते हैं, किससे? नॉन पोलर से। मतलब जाहिर सी बात है, सेम डिजॉल्व सेम, ठीक है। वो कहते हैं कि से सो यही है कि ये जो है पोलर है। अब ये जब नॉन पोलर से इनका सामना होगा तो नॉन पोलर तो इनको अलाउ ही नहीं करेगा कि भाई तू तो मेरे जैसा है ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्यों अलाउ करूँ, ठीक है। सो फिर ये उसको धक्का देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, तो जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो है ये पोलर है, इस वजह से ये रिपेल होते हैं किससे? बाय नॉन पोलर, क्योंकि नॉन पोलर से ये रिपेल होते हैं क्योंकि उसके जैसे है ही नहीं तो उसे अलाउ नहीं करते। हाइड्रोफिलिक लिपिड्स से दिस प्रिवेंट द एक्वस कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द स्केपिंग। ये क्या करते हैं कि प्रिवेंट करते हैं जो एक्वस कंटेंट, एक्वस मीन जो लिक्विड होता है, वाटर होता है, जो पोलर होता है, इसका मतलब ये है ऑफ द सेल का, उसको इस एक्सेप्ट मतलब जो स्केपिंग होती है उससे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सो फिर मैंने उसके लिए बताया था कि उसके लिए जो है इंटीग्रल प्रोटीन जो है उसके थ्रू मूवमेंट होती है पोलर मॉलिक्यूल की, ठीक है। और जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें पोल प्रेजेंट नहीं होते, वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन से ही इन और आउट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उनकी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो ये सब हम पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं, इस वजह से ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन भी किया, ये इंटीग्रल या इंट्रिंसिक, ये एक ही नाम है। ये देखें बिल्कुल एक साइड से दूसरी साइड तक पूरा एक्सटेंड कर गए हैं कम्प्लीटली, जो मैं बता रही थी, ठीक है। और ये इसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है। अच्छा, एक्सटेंसिव का दूसरा नाम पेरिफेरल प्रोटीन भी है। जैसे इंट्रिंसिव का इंटीग्रल है, एक्सटेंसिव का क्या है? पेरिफेरल। देखेंगे पेरिफेरल या एक्सटेंसिव प्रोटीन सिर्फ एक ही साइड पे प्रेजेंट है, या यहाँ या ऊपर, ठीक है। जबकि इंटीग्रल या इंट्रिंसिव साइड जो है वो एक्सटेंड कर गई है कम्प्लीटली फ्रॉम वन साइड टू द अदर, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड, टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड की बात हो रही है, और ये हाइड्रोफिलिक पोलर हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड की बात हो रही है, ठीक है। मीन हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है जो वाटर लविंग होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर हेटिंग होते हैं, ये भी इसमें मेंशन नहीं था के पी के की बुक में, तो ये के पी के स्टूडेंट जो है अपने पास नोट कर ले वाली बात ना, क्योंकि ये सेन की बुक में मेंशन है। देखें यही डिफरेंस होता है प्रोविंस की बुक में, कुछ कहाँ मेंशन होता है तो कुछ कहाँ नहीं मेंशन होता। बाकी नॉलेज आपको कहीं से भी मिल रही है तो ले लें। शुगर साइड चेन, अब मुझे ही देख लें मैं किस तरह से समझा रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा जैसे मैं के की स्टूडेंट हूँ, तो नो, आई एम मैं जो है सेंट टेक्स्ट बुक से मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप लोग देख रहे हैं शुगर साइड चेन है ये, ठीक है। ये ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है, ये लिपिड बायलेयर आपको पूरी खोल के यहाँ से दिखाई हुई है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे थे। हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेंटेनेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होती है, जो मेंटेनेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन मस्ट स्टिल अकर फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न। ये कह रहे हैं कि जो अब आप लोग बोलेंगे कि ट्रांसपोर्ट होती है और जो मेंटेनेंस होती है अक्रॉस मेम्ब्रेन, जो मॉलिक्यूल की आयंस की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किस वजह से होती है? वो तो नंबर ऑफ रीजन्स है, ठीक है। टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, सेल को अगर न्यूट्रिएंट्स चाहिए
तो ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट ही होगी। और फिर उस ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसकी मेंटेनेंस भी होगी कि मेंटेन है, प्रॉपर है, ज़्यादा कम तो नहीं। अगर ज़्यादा है तो सेल उसे बाहर निकालेगा, अगर शुगर उस सेल के अंदर ज़्यादा है, कम है तो फिर वो शुगर लेगा बाहर से। तो इस तरह से टू एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस यूरिया, यूरिक एसिड, और इस तरह से सेल के अंदर जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वेस्ट सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट की हमें हमेशा नीड रहती है। और बाकी ये है कि टू इंक्रीज यूज़फुल सब्सटेंस, इस तरह से यूज़फुल सब्सटेंस भी बाहर निकलते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन हाई हो जाती है तो फिर क्या होता है कि एक स्टिमुलस मिलता है लिवर के सेल्स को, अल्फ़ा सेल्स को वहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होता है, बीटा सेल्स को इंसुलिन रिलीज, मतलब अल्फ़ा बीटा दोनों के अलग अलग फंक्शन है। एक से ग्लूकागोन होता है, दूसरे से इंसुलिन होता है। तो ये सारा अलग टॉपिक है, ठीक है। सो यही है कि वहाँ लिवर के सेल से फिर जाके हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि इंसुलिन होता है, ठीक है। और सेल्स होते हैं उसके बाकायदा फिर ग्लूकोज को वो जमा करके एक लंबी चेन ग्लाइकोजन बना लेता है और स्टोर कर लेता है, ठीक है। सो इस तरह से कह रहे हैं टू इंक्रीज यूज़फुल सब्सटेंस। देखिए मतलब हार्मोन निकलते हैं सेल से ना जब स्टिमुलस मिलता है। जैसे ब्लड में अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन हाई हो जाती है तो इंसुलिन रिलीज होता है टू सिक्रेट यूज़फुल सब्सटेंस, हार्मोन इस वजह से मेंशन है, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ देखें टू जनरेट द आयोनिक ग्रेडियंट एसेंशियल फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटी। अब ये कह रहे हैं कि जनरेट करने के लिए आयोनिक ग्रेडियंट, मतलब आयोनिक ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए एसेंशियल जो आयोनिक ग्रेडियंट होता है, ठीक है, एसेंशियल होता है किसके लिए, नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटी के लिए। जो हमारे जो मसल है इसमें किस तरह से पूरा जो वर्क है, या आप नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि कैल्शियम की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। सो ये सारा आयोनिक ग्रेडियंट वहाँ पे आप डिस्कस होगा। सो यही है कि मतलब कैल्शियम की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, कैल्शियम रिलीज़ होता है। सो इस तरह से इसकी भी नीड होती है, ठीक है। टू मेंटेन अ सूटेबल पीएच एंड आयोनिक कंसंट्रेशन, और मेंटेन करने के लिए सूटेबल पीएच, कि भाई पीएच भी मेंटेन हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रही है जिसकी वजह से हमारा ब्लड की पीएच बहुत बढ़ गया, तो फिर हम सेल क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज़ करेगा, उसको अपनी असल हालत में, प्रॉपर हालत में लाएगा, ठीक है। सो उस तरह से सेल कुछ इनटेक करेगा, कुछ एक्सक्रीट करेगा। सो ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस की हर वक्त नीड रहती है। ये जो पॉइंट बताने का मकसद यही है। आयनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल फॉर एंजाइम एक्टिविटी। सो ये जो है सेल मेम्ब्रेन का हो गया है पूरा। आपको जो है रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बता दिया है, रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन भी बता दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है यहाँ पे। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा केपीके की बुक से पढ़ के, ठीक है। और बाकी सेंध वाले स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये जो टॉपिक वाइज वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ तो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बस आप लोग इस चैनल को विज़िट करें और आपको केपीके की बुक की रीडिंग भी मिल जाएगी, बलूचिस्तान की भी मिल जाएगी, पंजाब की भी मिल जाएगी, फेडरल की भी, और टॉपिक वाइज मिलेगी। सबसे अच्छी बात, हाँ टाइम पता है इसमें क्यों ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि साथ में मैं आपको जो है ना डिटेल में समझाए जा रही हूँ और एमसीक्यूज़ का बता रही हूँ। अब जैसे कि केपीके की बुक का मैंने आपको बताया है ना, अब अगर सेम पॉइंट वहाँ पे रिपीट होते हैं पंजाब में तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सो ये काफ़ी हेल्पफुल है आप लोग के लिए। काश मेरे वक्त में कोई ऐसा चैनल होता, लेकिन मेरे वक्त में नहीं था, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। सो इस वजह से मैं आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट करना है मुझे। अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये वीडियो लाइक करें, ठीक है। अगर आपको अच्छी लग रही है वो तो अलग बात है कि आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप लाइक नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे, आजकल व्यूज़ काफ़ी जो है वो आ रहे हैं और जो है, सो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता फिर वीडियो बनाने को, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना लूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज तो न्यू ईयर है, ठीक है। सो वैसे अब क्या कर सकते हैं, दुनिया चल रही है, जबकि इस्लामिक तो अभी नहीं शुरू हुआ ना, इस्लामी जो नया साल होता है। लेकिन हम सब जो है जो दुनिया, क्योंकि काफ़ी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कारोबार होता है ममालिक का, तो वो ज़्यादातर इसी साल पे चल रही है ना। तो मेरे नज़दीक तो ये होना चाहिए कि मतलब इस्लामिक साल ही होना चाहिए हमारा। जो ये साल चेंज होता है कि भी इस्लामिक के मतलब जो इस्लामी महीने उसके थ्रू होना चाहिए, लेकिन शायद ये बाहर जो हमारे ममालिक से जो गैर मुस्लिम ममालिक है ना,
सो उनसे जो कारोबार की डीलिंग होती है, तो शायद उस बेसिस पे ये डेट चेंज नहीं हो रही। सो वैसे इसकी मुबारकबाद देना, ये सब करना, कम से कम ये ना किया करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखें। और इंशाअल्लाह आप लोग जो है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। स्ट्रेस नहीं ले, आराम से सब कुछ करें। देखिए, जो नसीब में आप लोग के अल्लाह ताला ने लिखा है ना, वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो हाँ, उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग स्ट्रेस लेके बैठ जाएं। स्ट्रेस लेने से आप लोग सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस ना ले, आराम से सब कुछ करें। कुछ नहीं समझ आ रहा उसको नोट डाउन करें, शेड्यूल बनाएं, डेली बेसिस का अपना शेड्यूल बनाएं कि आज मुझे ये करना है, लेकिन थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें, और डेली बेसिस पे MCQs प्रैक्टिस करें। ठीक है, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म का इतना बड़ा तो नहीं है ना इसमें, हाँ छोटा है। उसके बाद हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे, गोल्गी apparatus पढ़ेंगे। चैप्टर है कितना, अभी तो काफ़ी है। ठीक है, इंशाल्लाह ये सब टॉपिक वाइज हो जाएगा। और ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।